आप प्रवेश कर रहे हैं सीएनबीसी आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। Why would any other consideration come in, even with the elections on? Elections come and go, but the economy, particularly at this time, at this juncture, requires that strong support. इकोनॉमी के रिवाइवल पर बजट में पूरा फोकस। नेटवर्क 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बोली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। केपेक्स बढ़ने से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आने की उम्मीद। ग्लोबल मार्केट से मिले जुले संकेत। एशिया में निकेई 0.5%, तो एसजीएक्स निफ्टी करीब 0.25% नीचे। उधर कल अमेरिका में लगातार चौथे दिन मजबूत बंद हुए थे डाउ, S&P 500 और नैस्डैक। मेटा के खराब नतीजों से नैस्डैक फ्यूचर्स में इस समय 350 अंकों की गिरावट। बजट के बाद की पहली वीकली एक्सपायरी पर आज रहेगी बाजार की नजर। सीएनबीसी आवाज ट्रेडर्स पोल में 80% एक्सपर्ट्स की राय 17,700 से 17,900 के बीच हो सकती है निफ्टी की एक्सपायरी। तीसरी तिमाही में टाटा कंज्यूमर के अनुमान से अच्छे नतीजे। आय में 4.5% की ग्रोथ, मुनाफा 22% बढ़कर 290 करोड़ रुपए पहुंचा। मार्जिन्स में भी दिखी अच्छी बढ़त। एक हफ्ते के दौरान शेयर में दिखी है 3% से ज्यादा की तेजी। और आज आएंगे आईटीसी और टाइटन के Q3 नतीजे। 6% बढ़ सकता है आईटीसी का मुनाफा, मार्जिन्स में सुधार संभव, 7 से 8% सिगरेट वॉल्यूम बढ़ने की उम्मीद। वहीं डबल हो सकता है टाइटन का प्रॉफिट, मार्जिन्स में भी बढ़त मुमकिन। एक हफ्ते में करीब 6% चढ़े हैं आईटीसी और टाइटन। चलिए, गुरुवार की सुबह तो आज है वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी का दिन, और बुरी नहीं रही है ये इस तमाम इवेंट से लेस रही है इस वीकली साइकिल, और उसका परफॉर्मेंस आप लोगों की स्क्रीन पर आएगा जो मैप करके प्रोड्यूसर साहिबा दिखाएंगी। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे तीनों ट्रेडिंग सेशंस 200 पॉइंट से ज्यादा की मजबूती हमने निफ्टी में आती हुई देखी। मोमेंटम गजब का तूल पकड़ता हुआ नजर आया। इनफैक्ट 25 जनवरी की लास्ट वीक के जो लोस थे 16,838, 40 के, वहां से अब ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट की जबरदस्त रैली हमने भारतीय बाजारों में आती देख ली है। इन पिछले 5-6 ट्रेडिंग सेशंस में इस तरह का उछाल, इस तरह का बढ़िया मोमेंटम बनता हुआ। आज इंपॉर्टेंट दिन, एक तो वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी, ऊपर से आज आईटीसी और साथ में टाइटन के रिजल्ट्स। उसके अलावा 9 वायदा बाजार की और कंपनीज अपने तिमाही रिजल्ट्स घोषित करेंगी, और जोड़ दीजिए इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट कैश मार्केट के नंबर्स। साथ में आज बैंक ऑफ इंग्लैंड की बैठक है। एक सेकेंड रेट हाइक शायद 2 महीने से कम की समय सीमा में आपको वहां पे देखने को मिलेगा, विद इन द स्पैन ऑफ 2 मंथ्स। एक और रेट हाइक का एंटिसिपेशन लगा के स्ट्रीट बैठी है। और साथ में ईसीबी की भी बैठक है, यूरोपियन सेंट्रल बैंक। लकीली वहां से एक्सपेक्टेड है कि स्टेटस क्यों मेंटेन रहेगा, लेकिन सेंट्रल बैंक्स के एक्शंस आज फोकस में रहने वाले हैं। और चाइना, हांगकांग, वियतनाम, इनका न्यू ईयर खत्म ही नहीं हो रहा है, आज भी छुट्टी पे ये लोग आपको नजर आएंगे। तो एशियन बहुत सारे मार्केट्स आज फिर बंद होंगे। चलिए क्विकली लेकिन आज के सेशन के क्यूज पे नजर डाल लीजिए। प्रोड्यूसर साहब ने लिख दिया था हेडलाइन में, यूएस मार्केट्स में बढ़िया मोमेंटम। इनफैक्ट ये 4th स्ट्रेट ट्रेडिंग सेशन हो गया जब मोमेंटम बढ़िया। 1 से 3%, 2 दिनों का उछाल बेंचमार्क्स में। परसों 3/4 फीसदी की बढ़त, और कल भी उसके ऊपर आधे से 1% अक्रॉस बेंचमार्क्स उछाल के साथ यूएस मार्केट्स में कामकाज देखने को मिला है। तो बढ़िया था, लेकिन तब और अब की तस्वीर थोड़ी सी बदलेगी। अब हुआ क्या, डाउ का हमने 50 पॉइंट का उछाल डाइजेस्ट किया, आ गई 225 पॉइंट की मजबूती। आज सुबह 25-26 पॉइंट डाउन है। तो अगर डाउ देखेंगे तो जो डाइजेस्ट किया उससे बढ़िया परफॉर्मेंस रहा ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स का यूएस में। पर वो न्यू एज हाई ग्रोथ जो कहानी है ना, वो थोड़ी सी दिक्कत वाली।
तो नैस्डैक हम डाइजेस्ट करके गए थे 250 पॉइंट की तेजी, आई 70 पॉइंट का उछाल। पर नैस्डैक में आज सुबह देखेंगे तो 300 साढ़े 300 पॉइंट का दबाव है। वो हैवीवेट रिजल्ट्स आ रहे हैं, रिजल्ट्स का रिएक्शन है। फेसबुक कहिए, मेटा कहिए, उसके नंबर्स आए थे और उसके बाद वो नैस्डैक फ्यूचर्स स्लिप होते हुए इस समय आपको नजर आएंगे। बाकी के वेरिएबल्स आपकी स्क्रीन पर। हाँ, कल वो ओपेक मीट के बाद का कच्चा तेल भी एक बार दिखा दीजिए। 89.5 जहां छोड़ा था उन्हीं लेवल्स के इर्द गिर्द 89-90 के बैंड में इस समय कच्चा तेल कामकाज करता हुआ। एशियन पैक जो खुला स्क्रीन पर आ जाएगा और उसके बाद एसजीएक्स निफ्टी दिखाइए भाई। हमारे अभी अच्छी तेजी के बाद आज काफी दिनों बाद सैडली दिख रहा है 1/4% का दबाव, हल्की सुस्ती, हल्की कमजोरी के साथ आज हम अपने सेशन की एक्सपायरी के दिन शुरुआत करेंगे। हुआ क्या यूएस में, कंटिन्यूस सेशन में क्या हुआ और आफ्टर आवर्स क्या हो गया, नीरज जी समझाएंगे, वीरू बताएंगे फिर हमें कैसे स्ट्रेटेजाइज करना है। और नीरज जी एकदम बिजी हैं, मेरे ख्याल से स्टॉक्सी न्यूज भी बताना चाहते हैं। पता नहीं क्यों, मैं तो मना कर रहा था, लेकिन ठीक है। दिल मिलाने के लिए। अच्छा, क्या हो गया ये यूएस? अच्छा, ये मोमेंटम तो स्ट्रांग बना हुआ था अभी तक, कल का सेशन भी ठीक ठाक दिख रहा था। मैं इंटरडे देख रहा था, डाउ खुला जहां वहां से तेजी के साथ ही बंद हुआ था। हाँ, बहुत अच्छी तेजी थी डाउ में, सभी में भी थी, लेकिन आफ्टर आवर्स में मूड खराब। देखिए दरअसल क्या हुआ, अमेरिका में कल रिजल्ट आया फेसबुक के, जिसको अब मेटा के नाम से जानते हैं लोग। नतीजे भी कमजोर हैं और आगे के लिए उन्होंने चैलेंजेस भी बताए कि आउटलुक भी कमजोर है। स्टॉक 22% गिरा है। 22% गिर गया? हाँ, ऐसा क्या कर दिया नतीजों में? स्पॉटिफाई का स्टॉक 20% गिरा है। दरअसल मेटा ये फेसबुक जो है उनको बहुत सीरियस थ्रेट मिल रही है एप्पल से, क्योंकि एप्पल ने अपने सिस्टम में कुछ चेंजेस कर दिए हैं जिसकी वजह से ये एड पुश नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, तो रेवेन्यू का थ्रेट आ गया है। टिकटॉक से इनको चैलेंज मिल रहा है क्योंकि उसने रील बनाने का भी कोई सॉफ्टवेयर दे दिया अपने में, तो वहाँ से भी इनको थ्रेट मिल रहा है। तो आगे जाते हुए उनको लगता है कि ये सीरियस चैलेंज इनके लिए होगा। तो इसी वजह से एक तो अर्निंग लोअर देन एस्टिमेट थी और आगे के लिए गाइडेंस भी अच्छी नहीं थी, इसलिए आफ्टर आवर्स में आप देखेंगे स्टॉक की बढ़िया पिटाई हुई है। 22-23% गिरा है। और सिर्फ यही नहीं गिरा, फिर इसकी वजह से झड़ी लगी है, तो स्पॉटिफाई भी गिरा है, पिन स्ट्रीट भी गिरा है, जितने ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वाले स्टॉक है सब में अच्छी गिरावट देखने को मिली है। इसीलिए नैस्डैक का फ्यूचर्स क्लोजिंग में देखेंगे तो आप ऊपर ग्रीन में है वो, लेकिन फ्यूचर्स जो है वो 350 पॉइंट नीचे है। और उसी का असर फिर जो S&P और डाउ है वहाँ पे भी बहुत हल्का है, लेकिन नैस्डैक ज़्यादा गिरा हुआ है। तो 4 दिन की लगातार एक बढ़िया रैली जो चली है उसमें थोड़ा सा लग रहा है, लेकिन अभी चूँकि फ्यूचर्स है, पता नहीं दोपहर तक शाम तक क्या हो, चीज़ें बदल भी सकती हैं। तो ये मोटे मोटे यूएस मार्केट तस्वीर थी। लोकल इश्यू है वहाँ के, लेकिन इसकी वजह से गिरा हुआ है। ओपेक में क्या हुआ, कल डिसीजन हुआ कि 4 लाख बैरल का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे मार्च से। अभी जो कंटिन्यू हो रहा है मार्च तक का अभी भी 4 ही लाख है ये एग्जैक्टली सेम। अच्छा, कंटिन्यू रहेगा, बढ़ाते रहेंगे। उसी को उन्होंने कंटिन्यू कर दिया। एक्सपेक्टेशन ये थी कि ये फैसला अप्रैल 2020 के बाद का है कि इतना इतना ही बढ़ाते रहेंगे, लेकिन इसकी वजह से डिमांड पूरी नहीं हो रही। तो एक्सपेक्टेशन थी कि ज़्यादा करेंगे, 6 लाख 8 लाख तक करेंगे, उन्होंने 4 पे स्टिक रखा है। इसकी वजह से क्रूड नीचे नहीं आ रहा है, फिर वो 89 पे खड़ा हो गया है। तो ओपेक से और इंडिया और यूएस ने बहुत प्रेशर बनाया था ओपेक पे कि आप लोग बढ़ाइए, हम आप सबसे बड़े कंज्यूमर है। कुछ नहीं सुनी गई है उनकी। इवन कुछ जगहों पे तो हो सकता है इसको भी मीट ना कर पाए वो लोग, 4 लाख को भी। तो इसलिए क्रूड नीचे नहीं आ रहा है। गैस के दाम देखिए कल 15% ऊपर गए हैं नेचुरल गैस के। उसके 2 कारण, एक तो रूस के साथ जो बहुत तनाव बना हुआ है, दूसरा बहुत ही एक्सट्रीम कोल्ड है, माइनस पे जो चल रहा है, उसकी वजह से डिमांड बहुत तेज़ी बढ़ गई है। तो जो 4 के नीचे आ गया ना वो फिर $5.5 पे पहुंच गया है गैस का दाम। तो एनर्जी बास्केट आज थोड़ी सी महंगाई की तरफ दिख रही है। और चौथी चीज़ जो है वो यूएस ने अपने 2000 सैनिक रूस के लिए यूक्रेन झगड़े की वजह से यूरोप की तरफ मूव कर दिए हैं। जर्मनी में जो उनको ऑलरेडी 1000 सैनिक थे उनको भी उन्होंने बेलारूस की तरफ मूव कर दिया है। यानी तनाव गहरा रहा है, बना हुआ है। 1000 सैनिक तो बहुत होता है क्या? 1000? ये तो सिर्फ अमेरिका के हैं भाई, वो नेटो के 30 जो कंट्रीज हैं उन सब के थोड़े थोड़े जाएंगे ना। तो हालांकि रूस ने 1,20,000 खड़े कर रखे हैं। उनका तो बॉर्डर ही है। हाँ, कल एक और वो जरूरी जानना, 3-4 जो उनके फाइटर प्लेन थे रशिया के, वो इंटरसेप्ट किए हैं यूके ने। वो घूमने गए थे माहौल देखने।
माहौल देखने को तो अपने टेरिटरी उनके टेरिटरी में गए तो उनको इंटरसेप्ट किया, फिर वापस आ गया वो। अच्छा, लेकिन तो थोड़ा सा मतलब ये स्टैंड ऑफ है वहाँ पे अभी। ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, ये सब ग्लोबल संकेत हैं। और अच्छा, ये मेटा ने पहली बार मेटावर्स के फाइनेंशियल शेयर करें भाई। तो 2021 में $10 बिलियन के लॉसेस। अब लॉसेस कहना चाहिए ये नेक्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ के लिए इन्वेस्टमेंट कहना चाहिए। हाँ, अब कितना सक्सेसफुल होते हैं नहीं होते हैं उसमें वो देखने वाली बात है, लेकिन $10 बिलियन खपा दिए उन्होंने अपनी नेक्स्ट स्टेज ऑफ ग्रोथ ढूंढने के लिए। ठीक है। अच्छा, वीरू के पास जाऊं उससे पहले एक और इंटरेस्टिंग भाई, बजट का कुमार अभी खत्म कहां हुआ है, और कल सुपर एक्सक्लूसिव एक वित्त मंत्री साहिबा के साथ हमारे सुपर बॉस का इंटरव्यू था, राहुल जोशी साहब का। सबसे बड़ा कंसर्न है बजट में वो मैथ को लेकर है ना, कि भाई डिसइन्वेस्टमेंट से तो पैसा प्रोसीड आने नहीं है, सारा हिसाब किताब कैसे बैठा रही है वित्त मंत्री साहिबा, क्यों सिर्फ 65,000 करोड़ रुपए का डिसइन्वेस्टमेंट लक्ष्य अगले फाइनेंशियल ईयर के रखा है। सुनिए एफएम साहिबा का क्या कहना है। Why is your disinvestment target so low? Just 65,000 crore for next year. That you could probably get, a chunk of it could come just from BPCL. I fully understand. Like the many other things about the budget, there was a time when people said, why is your disinvestment target so high? It's unrealistic. And you're right in asking me, why is it so low? It's a question of, I suppose, recognizing disinvestment will have to happen with all the process, and also the question of timing your disinvestment. I've also been asked why during the COVID stock market has been performing very well. This is the best time, you should have done it. It could be, but it's not just the stock market which decides on a public asset to be disinvested. There are so many other factors. Yes. I have to take everybody on board and move. वैसे इसी इंटरव्यू के एक पार्ट में LIC की तो एकदम तैयारी हो गई है भाई। इसी वो आपने देख ही लिया था, जो रिवाइज एस्टिमेट्स आए थे उसमें लगी रहा है कि LIC इसी फाइनेंशियल ईयर में टारगेट हो रहा है। और ये भी बात सही है, एक 75 बोल डालो तो बोलते हैं कैसे अचीव होगा, 65 डाला तो बोले इतना कम क्यों करा। अब इसका ठीक है रियलिस्टिक टारगेट होगा कि लोग ऐसा मान के चल रहे हैं। आप कुछ घूर रहे हैं, मुझे कुछ और बात है क्या? नहीं कोई बात, मैं तो कह कम बताओ ज्यादा करो वाले फॉर्मूले पे। हाँ, नारायण मूर्ति टाइप्स। हाँ, नारायण मूर्ति को इन्फोसिस का जमाना, कम बताओ और ओवर अचीव करो। अच्छा था वो भी, पर वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कम बता रहे हैं, हम रियलिस्टिक होके चल रहे हैं, उनका तो ये कहना है। लेकिन ठीक है, वीरू के पास चलते हैं और समझ लेते हैं आज कैसे स्ट्रेटेजाइज करना है इस मार्केट्स में। बढ़िया मोमेंटम भारतीय बाजार में बना हुआ है। कई लोग कह रहे थे वॉल्यूम्स कम थे जिसपे तेजी हुई, पर ध्यान रखें वॉल्यूम्स कम इसलिए थे क्योंकि बहुत सारे एशियन मार्केट्स बंद थे, तो पार्टिसिपेशन उस लिहाज से थोड़ा लो था। और कल जो असली थ्रस्ट दिया वो जो आप कह रहे थे ना डिफरेंशियल निफ्टी बैंक में बड़ा बढ़िया मोमेंटम आया। तो कैसे अप्रोच करना है भाई एक्सपायरी के दिन बाजार? कल हमारा टारगेट था 17,790, याद है? एग्जैक्टली आपको मिल गया। सब्सटेंशियल प्रॉफिट्स वहां पे ले लीजिए। 17,790 क्या था? वो हमारा 800 का वीकली कॉन्ट्रैक्ट का 94 आया था भाई साहब। जी हाँ। वो देखिए क्या था ना, वो एक परसों वर्ड था ना 565, इट्स अ मैजिक फिगर। वो एक थ्रस्ट जनरेट करेगी, उसने थ्रस्ट जनरेट किया, आपको बिल्कुल कंफर्टेबली 790 दे दिया। ठीक है, अब आज के सेशन को कैसे अप्रोच करें? और बैंक निफ्टी ने वो जो डिफरेंशियल था वो भी पूरा किया। ठीक है, और उसने टारगेट सारे पूरे किए एग्जैक्टली एक्यूट। अगर आप देखें टारगेट्स पूरे हुए यहाँ पर। देखिए एफआईज की बाइंग नहीं है, लेकिन मैं कहूँगा अगर आप डेरिवेटिव्स के और कैश के उनके आंकड़ों को देखें, उनका एंगेजमेंट नहीं है लेकिन एग्रीमेंट है। ठीक है, मैं तुम्हारी राह का रोड़ा नहीं बनूंगा, चलो जहां तक चलना है तुमको। ठीक है, कैश में उनकी बाइंग नहीं आ रही है, लेकिन इंडेक्स फ्यूचर्स देखिए 1700 करोड़ रुपए का बाय किया उन्होंने, 11,000 कॉन्ट्रैक्ट लो। स्टॉक फ्यूचर्स में पिछले 4 सेशन में सब्सटेंशियली शॉर्ट्स को कवर किया उन्होंने। कल उन्होंने करीब स्टॉक फ्यूचर खरीदा 200 करोड़ रुपए का, 2,000 कॉन्ट्रैक्ट लो। ठीक है, और एक और चीज आशीष उनकी तरफ से देखिए, एसजीएस निफ्टी कुछ कर रहा है, डेटा हमारा कुछ और है। उन्होंने कॉल शॉर्ट कवर करी 18,000 कॉन्ट्रैक्ट, यानी उनके मुताबिक जो रेजिस्टेंस जोन था वो फीका पड़ गया। आपने जो कॉल शॉर्ट बेची थी वो कवर कर लिया आपने, नहीं बॉस बाजार ऊपर आ रहा है। और दूसरी बात यह है उन्होंने करीब 28,000 पुट शॉर्ट करी आज के सेशन के लिए। तो जहां कल पुट शॉर्टिंग हुई है उसको रिस्पेक्ट दीजिए। और अप्रोच कैसे करेंगे? देखिए थोड़ा ग्लोबल मार्केट्स में टर्बुलेंस है आज, और आप भी अगर आप देखें थोड़ा सा एक्सटेंड कर चुके हैं। आपको एक चीज ध्यान रखनी है, 17,800 पे जो कल हमारा टारगेट था 17,790, वहां पे कॉल है। उसके बाद जो बड़ा कॉल है वो है 18,000 की स्ट्राइक में। फ्रेश मोमेंटम तब तक नहीं बनेगा जब तक हम 810 को 810 को ऊपर की तरफ वॉलेट करके सस्टेन नहीं करते। अब वो चीज स्क्रीन पे नजर नहीं आ रही फॉर द टाइमिंग।
तो आपको क्या करना है, अगर बाय करना है और बाय ऑन डिप्स करना है तो याद रखिएगा की फार्मूला है और वो है आपका फर्स्ट बेस जोन। आशीष वो है हमारा करीब करीब 17,744 और 17,705। वो क्यों? क्योंकि कल सबसे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग जिस जोन में हुई है वो है 17,700। तो मैं अभी कोई सेल नहीं कह रहा हूँ आशीष, लेकिन थोड़ा सा अगर आप देखें आज बायस्ड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। अप्रोच लॉन्ग की रहेगी बट सिर्फ फर्स्ट बेस, क्योंकि आपके पुट राइटर्स 17,500, 600, 700 पे प्लेस्ड हैं। हम उस जोन में जाना ही नहीं है, हमें सिर्फ स्ट्रेंथ को बाय करना है और वो सस्टेन करेगी और वो परसिस्ट करेगी सिर्फ 705 के ऊपर। तो गिरते बाजार में कैसा पता चलेगा ये सस्टेन हो रहा है? 17,705 आया, मैंने खरीद लिया, उसके बाद नीचे स्लिप हो गया तो नहीं ऐसा नहीं। तो मैं क्या देखूं? नीचे अगर 17,705 और 744 दो लेवल्स है ना फर्स्ट बेस के, अगर इसके बीच में टाइम स्पेंड करे और फिर इससे ऊपर निकले तब बाय करना। ठीक है। और रही बात निफ्टी बैंक की आशीष, वो डिफरेंशियल इसने पूरा कर दिया। आजकल वो डिफरेंशियल 2-3 दिन से सस्टेन नहीं करता है। अगर 3 दिन नहीं चला तो चौथे दिन पक्का चलेगा। फ्रेंकली स्पीकिंग आशीष 39,000 के ऊपर बैंक निफ्टी में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। कल हमारी ये बात हुई थी, 39,000 पे कॉल राइटर था, उसके ऊपर हम चले गए तो उसके बाद हमें 300 पॉइंट और मिले। आज भी याद रखिएगा 40,000 तक कोई रेजिस्टेंस नहीं है, लेकिन करना क्या है, हमें सिर्फ स्ट्रेंथ को बाय करना है। फर्स्ट बेस जोन 39,114, 38,990, इसके ऊपर की डिप को बाय कीजिएगा, अदरवाइज मत बाय कीजिएगा। और टारगेट्स R1 R2 रखे हैं, मेंशन है, उस पर अपने फिक्स रखिए। तो थोड़ा सा कॉशियसली ट्रेड करना है। मन अभी भी खरीदारी करने का है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बेंच मार्कर्स हैं डिफाइंड, उन पे अगर ट्रेड सेटल हो रहा है बाजार तब तो 17,705, 744 के जोन्स पे अगर सेटल हो रहा है, लग रहा है तेजी वापस आ रही है, लौट रही है, तब वहां पे एंट्री करिएगा। और ऊपर 810 जब तक ब्रीच नहीं होता फ्रेश तेजी की शुरुआत नहीं होगी। कॉल राइटर्स का जोन है वो। ठीक है। बाकी आज का जो एक्सपायरी पोल है वो आपकी स्क्रीन पर आता हुआ। लेकिन हर्षदा के पास जा रहा हूं तमाम इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज जानने के लिए। नीरज जी ने पढ़ाई कर ली थी वैसे लपक के? तो छूट जाए तो आप बता दीजिएगा। मैं लकी आज आ गई। आज टाटा कंज्यूमर के साथ शुरुआत करेंगे आशीष। यहाँ पर हमने देखा है मार्जिन एक्सपेंशन काफी सॉलिड हुआ है, लगभग 6% के आसपास का मार्जिन एक्सपेंशन देखने को मिला है और टी मार्जिन में काफी अच्छी रिकवरी देखी गई है। तो मुनाफे पर ध्यान दे तो 22% तक की वृद्धि 290 करोड़ पर आया। रेवेन्यू में 4.5% तक की वृद्धि देखने को मिली है और एबिटा में भी बढ़त है, करीब करीब 28% तक का इजाफा एबिटा देखा गया है। मार्जिन जो मैं जिक्र कर रही हूँ वो करीब 12% से बढ़कर 14.5% के आसपास आ गए, 13.5% के आसपास का अनुमान था। जो इंडिया का बेवरेज वॉल्यूम ग्रोथ है वो 4% पर आया, अनुमान 2 से 3% का था और फूड रेवेन्यू में करीब करीब 19% तक की वृद्धि देखने को मिली है। ये इनफैक्ट ठीक बीचों बीच है, 18 से 20% के एक्सपेक्टेशंस के सामने। वही M&M फाइनेंशियल सर्विसेज के नंबर्स आए, यहाँ पर आप देखिएगा ब्याज से आय में 6.5% तक की वृद्धि देखने को मिली है। मुनाफा आया है 894 करोड़ का वर्सेस अ लॉस। अनुमान था मुनाफा 431 करोड़ का आएगा, तो उम्मीद से बेहतर मुनाफा देखने को मिला है। ग्रॉस एनपीए का आंकड़े पर ध्यान देंगे तो ये इनफैक्ट 11.3% पर आया वर्सेस 12.7% और नेट एनपीए 5.63% के आसपास आया है। तो इस आंकड़े पर भी नजरें होंगी। आज टायर कंपनियां भी रेडार पर रहेंगी। पहले तो अपोलो टायर्स जिसके नतीजे आ गए हैं, प्रॉफिट में काफी बड़ा हिट लगा है, करीब 49% तक की गिरावट देखने को मिली है, 223 करोड़ पर ये सिमट कर रह गया। रेवेन्यू में 9.5%, 10% तक की गिरावट देखी गई है। एबिटा 28% घटा और मार्जिन देखिए नियरली 20% से घटकर 13% पर आ गए हैं। और ये कॉन्ट्रैक्शन बेसिकली हुआ है क्योंकि रॉ मटेरियल प्राइसेस रबर के और क्रूड के दोनों ऊंचाई पर थे, तो इसका इंपैक्ट देखने को मिला है। एशिया पैसिफिक और इंडिया बिजनेस में सबसे ज्यादा मार्जिन गिरा है। आप रेडार पर ये तमाम स्टॉक्स रखेंगे टायर वाले, क्योंकि सीसीआई ने बड़े पैमाने पर टायर मैन्युफैक्चरर्स पर एक पेनल्टी भी लगा दी है कार्टेलाइजेशन के चलते। आरोप यही है कि मिलजुल कर ये प्राइसेस को मैनिपुलेट कर रहे थे। अपोलो टायर्स पर 425 करोड़ की, एमआरएफ पर 622 करोड़ की, सीएट पर 252 करोड़ की, जेके पर लगभग 310 करोड़ की और बिरला टायर्स पर 180 करोड़ के आसपास की। तो बड़े नंबर्स हैं, देखते हैं आज कैसे स्टॉक्स रिएक्ट करेंगे। और भारत डायनामिक्स पर भी आज ध्यान देना है। एक बड़ा ऑर्डर इनको भारतीय सेना की तरफ से मिला, 3,132 करोड़ का ये ऑर्डर है। इनको कॉरकोर एम एंटी टाइक मिसाइल्स दरअसल भारतीय सेना के लिए डेवलप करके देनी है। अगले 3 सालों में ऑर्डर एग्जीक्यूट करना है और ऑफ कोर्स कंपनी की जो ऑर्डर बुक है वो लगभग 11,500 करोड़ के आसपास आकर खड़ी हो गई है अब तक जो इन्होंने रिपोर्ट किया है। तो मजबूत ऑर्डर इनके हाथ लगता हुआ।
ओके, ये तमाम वो स्टॉक्स हैं जो रडार पे रखिएगा। वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी के साथ आईटीसी टाइटन के नंबर्स के साथ जो 9 वायदा बाजार के नंबर्स हैं उसमें एबी कैपिटल, कैडिला, कोरोमंडल, गेल, गोदरेज प्रॉपर्टीज, ल्यूपिन, फाइजर, पीआई इंडस्ट्रीज और टोरेंट पावर, इन सब के नंबर्स आ जाने हैं। हमारा सर्विसेज पीएमआई का आंकड़ा, यूएस में जॉबलेस क्लेम्स के आंकड़े भी आने, यूके और यूरोजोन के वो जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक होनी है उनके अलावा। अनलॉक का फेज चल रहा है। कल नीरज जी ने अपनी टीम में डाले थे कई सारे स्टॉक्स महाराष्ट्र रिलेटेड अनलॉक। वेस्ट बंगाल अपने स्कूल, दिक्कत कहां आई थी? दिल्ली, मुंबई और वेस्ट बंगाल में। तो वेस्ट बंगाल भी अपने स्कूल आज से खोलने जा रहा है। 8वीं से 12वीं तक कॉलेजेस वगैरह सब ऑफलाइन शुरू होंगे। हिमाचल प्रदेश कोविड नॉर्म्स ईज ऑफ कर रहा है आज से। 9 से 12 तक के क्लासेस वगैरह सब वापस रिज्यूम होने जा रहे हैं। आज से पाकिस्तान के पीएम साहब इमरान खान जा रहे हैं बीजिंग, शंघाई, चाइना टूर पे। 3 बिलियन पैसा चाहिए उनको। तो हालांकि जा वो रहे हैं विंटर ओलंपिक्स के ओपनिंग सेरेमनी में पार्टिसिपेट करने के लिए। वो तो बहाना है। हाँ, और कहा जा रहा है 3 बिलियन की फंडिंग चाहते हैं चाइना से। और अच्छा, आप सबके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट, आपके लिए भी, परीक्षा पे चर्चा में अगर मोदी जी के साथ रहना चाहते हैं तो आज रजिस्ट्रेशन का आखिरी दिन है। तो अगर आप सुनना चाहें मोदी जी को तो रजिस्ट्रेशन की डेट एक्सटेंड हुई थी, आज आखिरी दिन है। तो आपको एग्जाम देने में जो फियर है उसका अब कंफर्ट आएगा मोदी जी को सुनने के बाद। कोई एग्जाम है क्या? अब कहाँ जिंदगी हमारा एग्जाम बचा। एग्जाम। यस। जैसे मार्केट टीचर है तो रोज सीखते ही रहते हैं, तो लाइफ में भी एग्जाम रोज देखने पड़ते हैं। चलिए क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार एक क्विक मार्केट अपडेट लेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो कल रात के यूएस के संकेत तो बढ़िया थे, फिर से तेजी देखने को मिली, पर आज सुबह थोड़ा से फ्यूचर्स लड़खड़ाते हुए वहां के बड़े दिग्गज कंपनियों के रिजल्ट्स पे रिएक्शन देखने को मिल रहा है। और शायद यही कारण है कि पिछले कुछ दिनों के अच्छे मोमेंटम के बाद आज एक सुस्त शुरुआत भारतीय बाजारों की एक्सपायरी के दिन देखने को मिलेगी। इस नोट पर आज की मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार सीधा सौदा। नमस्कार।